गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएसटी प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट टू तो नहीं कहेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन देखेंगे आप। Evaluate the reason for putting a barrier to foreign trade by identifying the appropriate statement among the following option. Evaluate the reason, ये क्या कह रहा है आपको? रीजन बताना है, कारण बताना है, किसके बारे में? पुटिंग या बैरियर, जो बैरियर होता है, जिसे हम चाइना से कोई वस्तु लाते हैं, हम चाइना को कोई वस्तु देते हैं, तो उसके बीच में एक टैक्स लगता है, उसी को बैरियर बोलते हैं, जिसे कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। तो फॉरेन ट्रेड बाय आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट, फॉरेन ट्रेड जो दूसरे कंट्री में हम सेलिंग करते हैं, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है इसमें से? फर्स्ट है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। क्वेश्चन क्या पूछा? अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट among द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। क्या ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है? डोमेस्टिक कहने का मतलब हुआ जो हम, कोई चाइना के व्यापारी है और इंडिया में आकर के सेल कर रहा है, तो यहाँ के व्यापारी को क्या होता है उससे कि उसका परफॉर्मेंस जो होता है बेहतर करता है। फर्स्ट ये कह रहा है, तो बिल्कुल बेहतर करेगा। अगर वो ड्यूटी नहीं लगाएगा, अगर नहीं लगाएगा उस पे टैक्सेस, तो वो चाइना की वस्तु जो होगी ना, वो कहो बहुत कम रेट पे बेच के चला जाएगा, जिससे वजह से यहाँ के जो जितने सारे सेलर होंगे उसको बहुत परेशानी होगी। सॉरी, दूसरा कहता है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर टू कन्वर्ट द इंटरनेशनल मार्केट। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, हाँ अवसर मिलता है कि उसे प्रोड्यूसर की इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। एक व्यापारी जब होता है तो दूसरे कंट्री में जाकर सेल करता है अपना। थर्ड कह रहा है टू अलाउ बिजनेस टू मेक डिसीजन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रीली। नहीं, ये तो अप्रोप्रिएट नहीं हुआ कि अलाउ किया जाता है बिजनेस में कि मेक डिसीजन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब लाओ भी और बेचो भी फ्री में। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी कंट्री के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम फ्री करते हैं। सो कोई भी कंट्री अपना ड्यूटी लगाती है। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइड विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हाँ ये एग्जैक्ट सही है। पता क्या करता है वो, ये प्रोटेक्ट करता है। कस्टम ड्यूटी जब लग जाता है ना, तो ये प्रोड्यूसर को, जो सेलर है, जो बेसिकली वस्तु को जो बनाते हैं कमोडिटीज को, और जो सर्विस देते हैं उसको क्या करता है ये, फॉरेन ट्रेड में विद इन द कंट्री, एक कंट्री में उसको प्रोटेक्शन देती है। तो सबसे बेस्ट अगर हमारे नजर में अगर है तो सबसे बेस्ट ही आंसर 4 नंबर। हमारे नजर में क्या, स्टूडेंट के व्यू से भी देखा जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो जितने सारे इंडियन सेलर हैं, अब वो क्या हो जाएगा, फिर चाइना वाले आकर के या तो अदर कंट्री का आकर के यहाँ से सेल कर जाएंगे कम प्राइसेस पे, यहाँ की वस्तु रखी की रखी रह जाएगी। तो ये काम, ये करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे 1 2 3, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट थर्ड नंबर ही गलत हो चुका है, थर्ड नंबर ही गलत हो गया है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट नहीं हो सकता, 1 2 भी होता, लेकिन ये सबसे बेस्ट बोला, प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करती है, इसलिए आंसर नंबर 4। नाउ नेक्स्ट है, कहता है स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। कहता है कि स्टडी करते हैं हम लोग पॉलिटिकल एंड सोशल, यानी राजनीतिक और सामाजिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज क्या होता है? डिफरेंसेस। जैसे कोई टीचर है, मेल और फीमेल, मेल को कहीं ज्यादा सैलरी मिलती है और फीमेल को कम मिलती है,
तो इसी को इनइक्वालिटीज बोलते हैं, जहां पे समानता ना हो, असमानता हो, डिफरेंसेस हो। तो वही कह रहा है यहाँ पे, अ स्टडी ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, सो दैट क्या होता है, इनक्वालिटीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर द डिक्टेटर डिक्टेटरशिप। देखिए ये डिक्टेटरशिप की बात ही नहीं कर रहे हैं, जब डेमोक्रेसी है तो ये तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन। सेकंड कहता है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट टुगेदर, क्या डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट टुगेदर साथ साथ चलता है? तो डेमोक्रेसी राजनीति अलग, ये बातें अलग हो गई, डेवलपमेंट अलग सी हो गई, तो दोनों पॉलिटिकल इनक्वालिटीज की बातें यहाँ नहीं कर रहा है। इनक्वालिटीज एग्जिस्ट डेमोक्रेसी, बिल्कुल अभी आप भारत के अंदर ही देख लीजिए कि दोनों के अंदर असमानता जो होता है, इनक्वालिटीज एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी कंट्री में। आई मीन इनक्वालिटी और कई प्रकार से होते हैं, जैसे एक गरीबी अमीरी में, ये भी इनक्वालिटीज है। डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटर वाला तो होगा ही नहीं, तो इसे देखना ही नहीं तुम्हें। नेक्स्ट हो गया, अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई थी, मुझे बताएंगे? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत कब हुआ था? खिलाफत मूवमेंट नन कॉपरेशन है और खिलाफत है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, पहले अरेंज करते हैं। गांधी जी बिगेन सिविलियन डिसोबीडिएंट मूवमेंट ब्रेकिंग इन सॉल्ट लॉ, आपको याद होगा दांडी मार्च। जी, क्रोनोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको रेंज करना है 90-30। दांडी मार्च जो हुआ था 24, हाँ 245 240 माइल का था ये डिस्टेंस। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये आपका हुआ था, कब हुआ था? ये 1921 में इसको खत्म कर दिया गया था, 20 या 21 बोलिए, 21 भी कहीं देता है। गांधीयन हट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब हुआ था, ये भी पता है? 13 अप्रैल, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को। और ये डिप्रेस यूपी पीजेंट्स, बाबा रामचरण, इसके बारे में जानते होंगे कि ये फिजी चले गए थे, इसको बेसिकली बंधुआ मजदूर थे ये, तो इसको लेकर चल गए थे वहां पर, फिजी चल गए थे। ये 1918 की बात है। तो सबसे पहले का कौन सी घटना तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे? कौन सी इवेंट हुई थी? तो बाबा रामचंद्र का पहली घटना है। तो फर्स्ट नंबर 4 देखेंगे पहले कौन सा किसमें है, तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, 4। 4 के बाद देखेंगे आप 18 के बाद 19 आता है, ऑब्वियसली 19 हो जाएगा थर्ड नंबर, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये जाएगा। तो ये आज कर लेंगे क्रोनोलॉजी कि कब कौन सी इवेंट हुई थी, ऑर्डर याद रखने के लिए सही है। क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। नाउ नेक्स्ट है, कहता है क्या, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? हम्म, कहता है इफ इन योर फैमिली ऑल 10 मेंबर, एक फैमिली में कितने हैं, 10 मेंबर है, आर वर्किंग इन द शॉप, एक दुकान में वो काम कर रहे हैं, अ स्मॉल फैमिली है, बिजनेस है सबका, अ स्मॉल फैमिली बिजनेस है, व्हेन 5 आर एनफ टू वर्क इफिशिएंसी, इनमें से 5 है जो कि काम कर सकते हैं वर्क इफिशिएंसी, देन दोज एक्स्ट्रा 5 मेंबर आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, लेकिन उसमें से 5 जो बच गए, 5 जो ये अनएम्प्लॉयड नजर आ रहे हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट के क्या कहते हैं, देखने में लग रहा है कि हाँ बेची है, बट वो रियलिटी में 5 लोगों का ही काम है, जिसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं या फिर डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ये अच्छा सवाल होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। स्टेटमेंट कह दिया कि जो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ये स्टेटमेंट हो गया। आपसे पूछेगा क्या झारखंड की कैपिटल दिल्ली है, या
या फिर बिहार की कैपिटल पांडुचेरी है, ऐसा करके। तो इस स्टेटमेंट को समझना होगा कि क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन फ्रांस पेनी चैपबुक्स वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नाउ एज द चैपमैन। ये कहानी बुक से लिया हुआ है आपका। पेनी चैपबुक्स हो सकता है इंग्लिश का उठाया हो। एंड sold a penny so that even the poor could not them। एक कहानी फ्रांस की, कहता है कि पेनी चैपबुक्स वर कैरिड बाय अ पेटी पेडलर्स नाउ एज अ चैपमैन। पेटी पेडलर्स उसको बोलते हैं जो घूम घूम करके बेचते हैं वस्तु को ना। आप देखते होंगे कभी कभी रास्ते में आता है कुछ सेलिंग करने के लिए, तो उसे ही पेडलर बोलते हैं। एंड सोल्ड फॉर पेनी, अब कोई वस्तु होगा, ये पता नहीं क्या है, पेनी, सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग उसको गरीब से वो खरीदते थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन इंग्लैंड, बस ये याद रखने फ्रांस की है। फ्रांस आपको पता होगा कि फ्रांस जो है और इंग्लैंड के बीच में 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। एक आइलैंड का, यहाँ पे अगर सी है तो इधर आपका लैंड है, तो फ्रांस यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों के बीच में 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन इंग्लैंड वर द बुके ब्लू, सॉरी, बैलियोक्यू ब्लू which were low priced, a small book printed in poor quality। एक पब्लिशर है बेसिकली जो बैलियत को ब्लू करके है, जिसे नहीं होता है, आप सुने हुए कि पब्लिशर का नाम होता है एनसीईआरटी पब्लिकेशंस, और सारे होते हैं, तो वो ये पब्लिश के लो प्राइस पे छापता है ये बुक, प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी एंड बता बाउंड इन चेप इन ब्लू कवर। और वो क्या करता है, ब्लू कवर में सेल करता है कवर को। अब कहता है कि इसमें बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। अब ये बुक का है तो ये फंसाने वाला सवाल है। अगर आपको पता होगा तभी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो फिर कहता है बोथ आर इनकरेक्ट, वन टू आर करेक्ट, तो वन करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम फ्रांस इंग्लैंड, तो बोथ आर इनकरेक्ट है। ये बुक का सवाल है जो कि स्टेटमेंट में पूछा है, तो आंसर ये हो जाएगा, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट हो गया इन अ टैलेंट हंट कंपटीशन ये जंगल decided to challenge their participate with their unique twist। एक टैलेंट था, इसमें क्या था, हंट कंपटीशन, शिकारी खेलने वाला कंपटीशन होगा। या जज डिसीजन चैलेंज था, participate with a unique twist alongside their performance। वो परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, जैसे कौन बेहतर हंटिंग कर पाएगा उसके बारे में कह रहा है। they were given a task to identify a specific type of soil based on cloud related laterite soil। मतलब दे वर गिवन टास्क, उस सबको दिया गया एक टास्क दिया गया, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई द सॉइल बेस्ड, मिट्टी को पहचानना है। क्लूज रिलेटेड, क्लूज क्या रिलेटेड था, सॉइल था लेटराइट सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लू प्रोवाइडेड बाय जज, जज वुड बी मोस्ट यूजफुल आइडेंटिफाई द लेटराइट सॉइल। अब कह रहा है बेसिकली यहाँ तुमको आइडेंटिफाई करना है कि जज ने किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया मोस्ट, कहता है मोस्ट यूजफुल, जो सबसे बेहतर इसमें से ऑप्शन होगा वो बताना लेटराइट सॉइल के बारे में। कहता है दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट सॉइल। नहीं, देखेंगे आप अगर मैप देखेंगे तो ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। सेकंड कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सॉइल डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशन एंड पैरेंट रॉक मटेरियल। जो ये मिट्टी का जो है बनावट जो होती है, इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और साथ ही कंडीशन ऑफ पैरेंट रॉक मटेरियल पे। ये भी गलत है, ऑप्शन नहीं होगा ये। नेक्स्ट कहता है दिस सॉइल आर मोस्टली डीप, वेरी डीप। ये कहता है कि ये सॉइल जो होती है बहुत डीप होती है और इसका एसिडिक, जो एसिडिटी होती है इसमें, वो पीएच वैल्यू लेस देन 6 होती है एंड जनरली डिफरेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही है ये, तो आंसर नंबर ये हो जाएगा। तो ये इसका पीएच वैल्यू 6 से कम होती है। नेक्स्ट
ओ सॉरी, हमें तो लगा कि ऑप्शन नीचे है ही नहीं। मिस हो गया भाई। ओके, देखते हैं। आंसर यहाँ पे दे रखा, द सॉइल फाउंडेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली। क्या ये वैली में पाई जाती है लेटेराइट सॉइल? आप मैप में देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें तो वैली में नहीं होती है ये कोस्टल एरियाज है और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में कहता है कि प्रैक्टिस स्ट्रेस इन एलुवियल सॉइल हेंस। तो ऑप्शन नंबर हम जो टिक किया था वही है। आंसर कोई गलत नहीं है, बट यहाँ पे दे रखा था इसे 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका, यहाँ भी स्टेटमेंट वेस्ट आ गया। इसमें हम परेशान रहते हैं बच्चे कि कौन सा सही होगा नहीं होगा। कहता दिस सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक। ये किसके बारे में कह रहा है, पहले ऊपर पढ़ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विल बी कंसीडर एज अ ग्लिच एंड द सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट। अच्छा, जैसे खुद से कभी होता है ना कि हमने एफिडेविट ऑफ द कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, जैसे कोई भी कैंडिडेट जब कॉन्टेस्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो एक इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा बैकग्राउंड बेसिकली हम कर क्या रहे थे, हमारी जो पीछे रहा है हिस्ट्री वो क्या रहा है, उसका प्रूफ देता है, उसे एफिडेविट कहते हैं, डिक्लेरेशन देता है। हम क्रिमिनल थे या सिंपल व्यक्ति हैं, हमारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, वो ब्यौरा देना ही एफिडेविट कहलाता है। कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट, द सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। क्या ये सिस्टम जो है पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। सेकंड कहता है इट हैज रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड क्रिमिनल्स। क्या ये स्टेटमेंट देने से जो होता है रिड्यूस करता है, कम करता है इन्फ्लुएंस को, मतलब प्रभावित रिच और क्राइम्स को, मतलब ये रिड्यूस करता है अमीरी को और क्राइम को। देयर इज नो सिस्टम टू चेक इन द इंफॉर्मेशन गिवन द कैंडिडेट ट्रू। देयर इज नो सिस्टम। थर्ड कह रहा है कि देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट ट्रू। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें चेक होता है कि स्टेटमेंट दिया गया है वो कैंडिडेट के लिए सत्य है, या द एफिडेविट सबमिटेड बाय कैंडिडेट इज वैलिडेट बिफोर द बीइंग द एक्सेप्टेड। तो आई थिंक ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट और कंसिस्टिंग इलेक्शन ना। देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द, देयर इज नो, देयर इज नो सिस्टम। अच्छा, ऐसा कोई, हाँ, वो सिस्टम ही नहीं है इलेक्शन में, वो एफिडेविट के माध्यम से ही चेक करता है कि हाँ वाकई में क्या कैंडिडेट के पास ये है। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ हम देखेंगे, द एफिडेविट सबमिटेड कैंडिडेट वैलिडेट बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड। तो जो एफिडेविट है उसका जो प्रमाण जो उन्होंने दिया है पेपर, उस सबमिट कैंडिडेट वैलिडेट करता है उसको फॉर बीइंग एक्सेप्टेड, और उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करता ही है। देयर इज नो चेक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हल्का सा वेट करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन, अच्छा सेल्फ डिक्लेरेशन तो इस तरीके से, देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू। हाँ, ये काम नहीं करती इलेक्शन, सॉरी मिस्टेक हो गया, इतना लंबा समय हम ले लिए इसमें। मतलब इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो कैंडिडेट का क्या था स्टेटमेंट, वो क्या कर रहा था, वो नहीं है, वो चेक करना उसका काम है। क्राइम वगैरह अगर किया है तो पुलिस वगैरह करती है, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव a स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। तो कौन सा नहीं देता है, हमारा संविधान जो है स्पेशल स्टेटस कौन सा नहीं देता है। तो देता नहीं है आपका, देखिए, फेडरलिज्म देता है, फेडरलिज्म है। कम्युनलिज्म मतलब होता है, और सोशलिज्म समाजवादी ये भी है। कम्युनिज्म ही है, जिससे कम्युनिज्म कम्युनिटी का है, हिंदू है मुस्लिम है, ये कम्युनिज्म भी है। फेडरलिज्म जहाँ पे पावर शेयरिंग होता है, इसका मतलब पावर शेयरिंग हो गया। सोशलिज्म जहाँ एक समाज में सोसाइटी में सभी मिलजुल के रहते हैं। और
कम्युनिज्म मतलब हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई, एक कम्युनिटी के धर्म को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है क्या, जहां पर आपका कोई स्पेशल धर्म, इंडिया का कोई आपका स्पेशल धर्म नहीं होता है कोई कंट्री का, तो यही नहीं है, डज नॉट स्टेटस गिव स्पेशल स्टेटस नहीं देने का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी पार्टी सिस्टम। आपको पता होगा मल्टी पार्टी सिस्टम कौन सी है, एक बार आप देंगे इसका आंसर। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ होती है, फॉल्स बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत आंसर है। तो आपको पता होगा कि बोला है इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट परफॉर्म द वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर। ये तो सत्य है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टीज होती हैं, वेरियस पार्टी बोला ना, तो ज्यादा ही सही, करेक्ट है, करेक्ट है ये। इन द सिस्टम वेयर देयर इज अ चांस टू कमिंग टुगेदर, कमिंग टू पावर आइदर देयर ऑन बाय द अलायंस। हाँ, अगर सत्ता में आना है तो मल्टी पार्टी सिस्टम पहले से अलायंस बना के रखती है कि भाई अगर हम, जैसे इंडिया में क्या होता है कि फाइव, कितने सीट है हमारे लोकसभा, 545 है, अगर इसका हाफ करेंगे तो अबाउट 271 या 271 जो ले आती है पार्टी वो बहुमत की पार्टी कहलाती है। अगर नहीं लाती है तो वो एक पार्टी क्या करती है, दूसरे से जा करके हाथ मिला लेती है और इस तरीके से वो अपना बना लेती है अलायंसेस। कहता नेक्स्ट हो गया द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज मल्टी पार्टी। बिल्कुल गलत, यहाँ पे दो ही पार्टी है, यही गलत हो गया आंसर आपका। यहाँ पे एक रिपब्लिकन पार्टी है, कौन सा, एक रिपब्लिकन पार्टी हो गया, REP, एक सेकेंड, रिपब्लिकन पार्टी हो गया, दूसरा हो गया एक रिपब्लिकन हो गया, दूसरा हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी हो गया। तो दो ही पार्टी, मल्टी पार्टी है नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है द कन्वर्सेशन बिटवीन द फार्मर और शॉपकीपर एंड सोमे सोमेयर। तो ये पढ़ना स्टेटमेंट क्या कहता है, इसे देख लेंगे ध्यान से, एक बार ऑप्शन पे ध्यान देंगे। लैक ऑफ क्रेडिट, लैक ऑफ टर्म ऑफ क्रेडिट, लैक ऑफ बैंकिंग सिस्टम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस सिस्टम, लैक ऑफ कोलेक्टरल सिक्योरिटीज वांट। ध्यान देंगे, कहता है क्या, सोमेकर, सोमेकर टू फार्मर, सोज मेकर है, बेसिकली जूते बनाने वाले की बात कर रही है, टू फार्मर के बीच में ये डिस्कस होती है। आई विल गिव यू शूज, कहता है कि वो दुकानदार है वो शूज देगा फॉर वीट के लिए, तुम्हारे गेहूं के लिए। फार्मर कहता है क्या, शॉपकीपर से, आई डोंट नीड शूज, मुझे जरूरत ही नहीं है, आई नीड क्लॉथ, मुझे कपड़े की जरूरत है। तो शॉपकीपर कहता है आई वांट शूज, सॉरी, हाँ शॉपकीपर आई वांट शूज, दुकानदार कहता है आई वांट शूज बट डिड नॉट हैव वीट, मेरे पास तो, मुझे शूज चाहिए लेकिन मेरे पास वीट नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फेस द फार्मर शॉपकीपर इन दिस। तो इस तरीके से जहाँ पे दोनों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस सिस्टम, है ना। इकोनॉमिक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे, और अगर पीछे से कोई आवाज आई हो तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बच्चे का एग्जाम नजदीक में है।